नमस्कार। डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेंस आंसर राइटिंग की रामबाण सीरीज के अंतर्गत आज फिर से हम लोग मेंस का एक आंसर राइटिंग की एक कॉपी आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आप ही लोगों में से किसी प्रबुद्ध व्यक्ति ने लिखी है। और ये कॉपी वाकई में बहुत अच्छी लिखी हुई है, एक दो हेयर एंड देयर मेजर कमियों के साथ। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और साथ में आप भी अपने आंसर क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के लिख सकते हैं। और हमारा जो ऑफिशियल नंबर है उस पर अगर आप लोग व्हाट्सएप करेंगे तो फिर उस कॉपी को देख करके हम लोग आपको उसका फीडबैक बता सकेंगे कि ये कॉपी कितनी शानदार लिखी हुई है। और छोटी मोटी हेयर एंड देयर कोई गलतियां होंगी तो उनको भी हम लोग आपको बता रहे होंगे। तो आज का क्वेश्चन है, briefly discuss reasons behind the rise as well as the failure of the संथाल रिवोल्ट। संथाल रिवोल्ट आपको 1855 एंड 56 का होता है, जिसमें 30 जून 1855 को 30 जून 1855 को एक ग्रेट असेंबली होती है भोगनाडीह में। भोगनाडीह एक जगह है झारखंड में, जहां पर बड़े सारे संथाल जो कि आपको अंग्रेजों के अत्याचार से परेशान थे, वो लोग एक जगह मिलते हैं और आगे का कैसे एक बृहत्तर हमको जनजातीय आंदोलन खड़ा करना है इसकी रूपरेखा तय करते हैं। वहीं पर 4 लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती हैं। एक तो आपको सिद्धू और कान्हू हो गए, जिनको कि आपको राजा और चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त और 2 भाई थे, चांद और भैरव। भैरव को आपको सेनापति बनाया जाता है मूवमेंट का, और चांद को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है। इन चारों भाइयों की 2 बहनें भी थीं, फूलो और झानो, उनको भी बहुत महत्वपूर्ण आपको पद दिए जाते हैं। आगे जाकर के महेश लाल जैसे निशंस जो आपको दरोगा थे, उनकी हत्या की जाती है। और आगे जाइए तो मेजर बारो थे, जिनको तीर मारा जाता है बैटल ऑफ पीरपंती में। और 1855 से लेकर के 56 तक ये मूवमेंट वहां पर झारखंड में सक्रिय था। अंत में बढ़ेत में फांसी दे दी जाती है सिद्धू और कान्हू को, और ये जो मूवमेंट है एक तरीके से समाप्त हो जाता है। लेकिन ये आगे आने वाले बृहत्तर मूवमेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। और फिर आप देखेंगे कि एक साल के अंदर अंदर आपको 1857 का सिपॉय म्यूटिनी हो जाता है। तो संथाल विद्रोह की ये कुछ कहानी है, लेकिन वो सब आपसे ऐसा पूछा नहीं गया है। पूछा क्या है कि संथाल रिवोल्ट कीवर्ड, उसका उदय। तो एक तो एस्पेक्ट आपको लिखना है कि इसका राइज कैसे हुआ है, कौन कौन से रीजंस थे जिसके कारण, कौन कौन से दुख रहे होंगे संथालों के जिसके कारण ये मूवमेंट खड़ा होता है। और दूसरा, आखिर ये मूवमेंट फेल कर गया ना, तो फेल क्यों किया, ये दूसरा एस्पेक्ट है क्वेश्चन का। और तीसरा आपसे पूछा जा रहा है कि क्या पॉजिटिव निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिलते हैं इस मूवमेंट के, और क्या इस मूवमेंट का बड़ा एक मेजर आपको सिग्निफिकेंस था। ठीक है, तो आंसर में आपको लिखना चाहिए एक इंट्रोडक्शन। दूसरा, इन जिन 3 पॉइंट्स से की चर्चा की गई है उनको क्रमवार तरीके से, और चाहे तो 1-2 लाइन का एक अच्छा सा कंक्लूजन लिख सकते हैं। ये एक अच्छी लिखी हुई कॉपी है, इसको आप लोग को हम दिखाते हैं और देखिए कि इन्होंने कितने सटीक तरीके से आंसर्स को लिख रखा है। इंग्लिश माध्यम की ये कॉपी है। एक लाइन का इंट्रोडक्शन बहुत शानदार लिखा गया है, दैट संथाल रिवोल्ट और संथाल हूल, हूल मतलब होता है बड़ा जन क्रांति। ठीक है, तो चूंकि वहां झारखंड की स्थानीय ये वोकैब है, इस शब्द को यूज किया गया है, विच इज सच अ गुड थिंग। तो संथाल रिवोल्ट या संथाल हूल was the first war of independence against British rule, and this statement was put forward by none other than Karl Marx। एक दिन और आप लोगों को हम बता रखे थे कि मेंस के आंसर राइटिंग में ना, आप अपने ही व्यूज को किसी बड़ी कमिटी, कमीशन या महापुरुष के नाम पर अगर लिखेंगे ना, जैसे सेकंड एआरसी हो गया, या फिर अंबेडकर साहब ने किसी चीज के बारे में कुछ कहा, तो उसका इंपॉर्टेंस अपने आप में बढ़ जाता है। सिमिलरली कितना अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा गया है कि संथाल रिवोल्ट के बारे में कार्ल मार्क्स जैसे व्यक्ति का कहना था ना कि ये एक्चुअली में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये लाइन आप लोगों से पीटी में भी पूछ लिया जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को इन्होंने इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाया है, विच इज सच अ गुड थिंग। अगला ये लिखते हैं, सेंटर ऑफ द रिबेलियन एट द एंड ऑफ द डे, अगर ये मूवमेंट खड़ा किया गया था तो कहां पर ये हुआ था।
संथाल परगना रीजन में ये मूवमेंट खड़ा किया गया था और ये क्या है, भागलपुर से लेकर के राजमहल हिल्स तक एक्सटेंडेड था उस समय के ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार में। आज के समय में भागलपुर कहाँ है, बिहार में है। 2000 के पहले बिहार और झारखंड का एक सा मतलब एक कॉमन इतिहास रहा हुआ है। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि हर अल्टरनेट ईयर आपको ये लोग संथाल मूवमेंट पूछते हैं। तो सेंटर ऑफ द रिबेलियन जो रिवोल्ट हुआ था उसका सेंटर तो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन यही सिद्धू कान्हू की कहानी अगर आप लिख देते ना, चांद भैरव का नाम छोड़ भी देते तो चलता, तो कम से कम आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा और लंबा होता, जो कि 38 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए और ज्यादा बेहतर चीज हो सकती है। ठीक है, तो उन जितनी घटनाक्रमों को अभी हम आपको बताएं, बीट बैटल ऑफ पीरपंती या भोगनाडीह का ग्रेट असेंबली जिसमें 60,000 से अधिक संथाल जुटते हैं, और चांद भैरव सिद्धू कान्हू को कुछ कुछ आपको महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। निसंस जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ठीक है, दरोगा महेश लाल जैसे हो गए, तो इन लोगों की हत्या की जाती है। इसको भी आप अगर चाहते तो एक दो लाइन में लिख सकते थे। ठीक है, सीधे ही आते हैं, रीजंस पूछा गया है कि क्या क्या रीजंस थे, और उन रीजंस को इन्होंने बड़ी खूबसूरती से लिख रखा है। पहला पॉइंट ये बताते हैं जमींदारी सिस्टम, ठीक है। और ये जो रेड हुआ है ना, ये आपने नहीं किया है, ये हम ही लोगों ने आपकी कॉपी चेक करने के क्रम में कर रखा है, तो इसको लेकर के परेशान नहीं होना है, ठीक है। हाँ, लेकिन आप क्या कर सकते थे ना कि इस रेड पेन की जगह आप किसी और पेन से अगर इस चीज को मार्क करते तो चीजें थोड़ी और अच्छी देखने में लगती। देखिए क्या लिख रखा है, दैट अनटिल द ब्रिटिश रूल आने के पहले संथाल जो कि लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडिया है। संथाल मतलब इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी भी है ना अंडमान निकोबार में जिनकी संख्या आपको सैकड़ों में है, राइट। तो ये कोई सैकड़ों की संख्या वाले लोगों का रिवोल्ट नहीं था, ये लाखों की संख्या वाले संथालों का रिवोल्ट था, जिनके सिग्निफिकेंस को ये बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं कि ये लार्जेस्ट थी और इंडिया की ओल्डेस्ट ट्राइब्स में से एक है जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किया। तो अनटिल द ब्रिटिश रूल आने के पहले, ब्रिटिश राज के पहले, ये जो संथाल लोग थे ये लिव्ड इन हार्मोनी विथ नेचर, प्रकृति के साथ एक बहुत मधुर संबंधों को मेंटेन करके ये जीते थे, बहुत सौहार्दपूर्ण इनके रिलेशंस थे नेचर के साथ। ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे और हंटिंग वगैरह के द्वारा क्या करते थे कि अपनी लिवलीहुड आजीविका को चलाते थे, ठीक है। ये इनका एक सामाजिक जीवन का ताना बाना था। बट ये लिखते हैं कि जब जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया 1793 में बाय कॉर्नवालिस थ्रू परमानेंट सेटलमेंट, एक छोटे से लाइन में इन्होंने बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं बहुत शानदार तरीके से कि लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब्स थी, ये लोग नेचर में बड़े अच्छे तरीके से हार्मोनी में रहते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और हंटिंग वगैरह के द्वारा इनकी आजीविका चलती थी। हाउएवर जमींदारी सिस्टम जब लाया गया 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा, तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनको इन्होंने लिखा है, उनको एक बार देखिए। एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू एंड दैट टू हैड टू बी पेड इन द कैश। ये जमींदारी सिस्टम में क्या कह दिया गया कि भाई अब ये जमीनें तुम्हारी अपनी नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की अमानत है, इसके बिहाफ पर तुमको लैंड रेवेन्यू देना है और वो भी तुमको कैश में देना है। हाउएवर इनके यहाँ तो बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, इन लोगों को बहुत सिक्कों का महत्व तो नहीं पता था। मेरे घर में अगर लोहे का काम हो रहा है, किसी और के घर में अगर मिट्टी का काम हो रहा है, तो हम लोग म्यूचुअली चीजों को एक्सचेंज कर लेंगे। तो अब अंग्रेज आकर के इस चीज के लिए फोर्स करने लगे कि भाई इसी जमीन पर जिसमें तुम्हारे बाप दादे वर्षों से रहते आए हैं उसमें तुमको हमको लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा और साथ साथ उसको कैश में देना होगा, सिक्के जिन तक अभी तक मेरा एक्सेस नहीं था। नो अपर लिमिट ऑन द टैक्स कलेक्शन, जमींदारों को जमीनें अलॉट कर दी गई और उन्होंने जो कर वसूला है उसका कोई अपर लिमिट नहीं था। और इट हैज टू बी पेड इवन एट द टाइम्स ऑफ द पुअर, यहां पर लिखा हुआ था, इसमें स्कैन में थोड़ा समस्या हो गया है, वॉज टू बी पेड इवन एट द टाइम्स ऑफ द पुअर यील्ड। अगर आपकी फसल खराब भी हो गई तो इससे अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था, आपको उस चीज को हमको जो भी हमारा लैंड रेवेन्यू है वो हैंड ओवर ही करना है।
लिखने का तरीका देखिए कितना शानदार है। दो छोटे छोटे इन्होंने क्या कर रखे हैं, टेबल बना रखे हैं, और इन टेबल के बिहाफ पर आप देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति की, कोई सोता हुआ भी व्यक्ति होगा ना, वो भी एक सरसरी निगाह डालेगा और इन पॉइंट्स को देख करके अच्छा सा कुछ मार्क्स वगैरह दे करके चला जाएगा। तो ऐसा सिस्टम हुआ। हाउएवर नीचे लिखते हैं कि अर्लियर जो संथाल लोग थे ना, ये लैंडलॉर्ड्स होते थे, एंड नाउ दे बिकम टेनेंट ऑफ देयर ओन लैंड्स। पहले ये लोग जिन जमीनों के ऊपर भूस्वामी होते थे, उन्हीं जमीनों के ऊपर कृषक मजदूर बनने को इनको मजबूर कर दिया गया। तो ये एक अनरेस्ट के सिचुएशन को क्रिएट करता है संथालों में, और ये एक मेजर रीजन था। दूसरा देखिए, रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेस्ट राइट्स। अभी हम लोगों ने देखा कि ये लोग हंटिंग वगैरह या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे, जिस पे कोई रोक टोक नहीं थी। हाउएवर इनके आपको फॉरेस्ट राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इन्होंने एक सबसे शानदार चीज क्या कर रखी है कि एग्जैक्ट ईयर वगैरह मेंशन कर रखा है कि 1832 में क्या किया गया कि संथाल परगना के एक लार्ज एरिया को दामिने कोह के नाम से रीनेम कर दिया गया। जब संथाल लोग बोलते थे कि यहां से हम आपको लैंड रिवेन्यू क्यों दें, भू राजस्व क्यों दें, ये तो हमारे बाप दादाओं का संथाल परगना है, उसी में से एक मेजर एरिया को निकाल करके अंग्रेजों ने इसका नाम दे दिया दामिने कोह, और एग्जैक्ट ईयर वाज 1832। ठीक है। और उसके बाद तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा क्या किया गया कि नाउ संथाल वेर डिप्राइव्ड ऑफ देयर ओन फॉरेस्ट एंड विलेज रिसोर्सेज, वाइल शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज कंप्लीटली बैंड। उनके अपने गांव के रिसोर्सेज या जंगल से जो भी ये लोग वन उपज वगैरह कलेक्ट करते थे, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह को बैन कर दिया गया। ठीक है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। तीसरा पॉइंट ये बताते हैं, एंट्री ऑफ द दीकूज या आउटसाइडर्स। झारखंड में उस समय ट्राइबल लोगों के बीच ये जो शब्द है दीकू, ये जो भी आउटसाइडर होते थे उनके लिए कॉमन शब्द था, चाहे वो अंग्रेज हो या भारतीय ही सूदखोर महाजन वगैरह हो, सबको आउटराइडर्स के लिए कॉमन वर्ड था दीकूज। उस जमीन जिन पर आपको जिन जंगलों में लोग स्वच्छंद तरीके से रहते थे, उसमें अंग्रेजों का या भारतीय सूदखोरों का, महाजनों का आना जाना बढ़ गया, और इसके कारण भी इनका जो सोशल लाइफ का बैलेंस था वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। अंडर न्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम, पहले ही पॉइंट में इन्होंने क्या बता रखा है कि परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम कॉर्नवालिस लेकर के आता है। उसमें क्या कर दिया जाता है, ऑक्शनिंग कर दी जाती है जमीन की, और लोगों को अलॉट कर दिया जाता है कि इस जमीन से तुम लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करो, उसका 1/11 अपने पास रखो और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दो। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ऐसे जो भी जमींदार इनकी जगह पर आए वो कौन लोग थे, दीकूज लोग थे, और उन्होंने नया लैंड रिवेन्यू सिस्टम जारी किया, जिसके अंतर्गत अगर आप नन पेमेंट करेंगे रेंट का टाइम पर, तो आपकी जमीन को ऑक्शन कर दिया जाएगा। जिस जमीन पर आपके बाप दादे सदियों से खेती करते आए हैं, उसी जमीन से आपको वंचित कर दिया जाएगा। अब इस सिस्टम को अवॉइड करने के लिए संथाल्स स्टार्टेड टेकिंग लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स। जो भी सूदखोर लोग थे उन्होंने उनसे इन लोगों ने लोन लेना प्रारंभ किया, और इस लोन को लेने के डायर कॉन्सिक्वेंसेस, दुष्परिणाम क्या हुए कि एक तो हायर इंटरेस्ट रेट लगता था, ऐसा इंटरेस्ट रेट लगता था जो हम दे ही नहीं पाते थे, राइट। दूसरा चीज, वीमेन्स वेयर फिजिकली एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, आप अगर टाइमली रेंट नहीं दे पा रहे हैं संथाल लोग, तो उनकी महिलाओं को भी फिजिकली एक्सप्लॉइट किया गया, और अगर ये लोग इंटरेस्ट और मूलधन नहीं चुका पाते थे तो इनको बॉन्डेड लेबर्स के तौर पर परिवर्तित कर दिया गया कि ठीक है, उस धन के बदले तुम क्या करोगे, मेरे बिहाफ पर वहां रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं, वहां जाकर के तुम मजदूरी करो, और मजदूरी भी इनसे सालों साल करवाई जाने लगी। अच्छा चीज देखिए क्या है कि कितने शानदार तरीके से इन्होंने एक छोटे मोटे आपको टेबुलर फॉर्म का सहारा लिया है, पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, जो देखने में आपको बहुत शानदार लगता है। तो आप लोग भी इस चीज को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, एक्सप्लॉइटेशन बाय द पुलिस एंड द कोर्ट। ठीक है, पुलिस और कोर्ट के द्वारा भी ना इनको एक्सप्लॉइटेशन ही मिला
कितना अच्छा लाइन लिखा हुआ है, दैट व्हेन संथाल्स ट्राइड टू टेक शेल्टर ऑफ द पुलिस एंड द कोर्ट, जब संथालों ने पुलिस और कोर्ट का सहारा लेने का सोचा, तो एंड द कोर्ट अगेंस्ट द दीकूज, कि देखिए ये महाजन हमसे अनाप शनाप क्या ले रहा है, आप हमसे इंटरेस्ट ले रहा है, तो दे वेयर अगेन एक्सप्लॉइटेड एज दे वेयर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के ये यंत्र मात्र थे पुलिस और कोर्ट, इनके द्वारा भी डबल एक्सप्लॉइटेशन किया गया। ठीक है, और तब जो भी संस्थाएं थी इनके ऊपर से दीकूस का आपको विश्वास, आपको संथालों का विश्वास उठ गया। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज लोकल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द संथाल सच एज द काउंसिल ऑफ द 5 एल्डर्स कॉल्ड माझी, जो कि विलेज का हेड वगैरह होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके जो भी लोकल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे कि काउंसिल ऑफ 5 एल्डर्स, की गांव में कोई सा भी विवाद होगा ना, तो उसको सुलझाने का काम गांव के ही 5 बड़े बुजुर्ग कर देते थे, या माझी सिस्टम जो कि वहां के विलेज के हेड को बोला जाता था, इन लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं किया। अंग्रेजों का आप कहना था कि अगर कोई सा भी समस्या हो रहा है तो तुम पुलिस के पास जाओगे या कोर्ट के पास जाओगे, वहां महंगी फी दोगे, और महंगी फी देने के बाद भी सालों 10 साल तुमको ऐसे ही लटकाया जाएगा और तुम्हारा कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा, तुमसे एक अच्छा खासा सा बिल बना करके तुमसे वसूला भी जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कहानी थी। और छठा पॉइंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, विच इज सोशियो रिलीजियस फैक्टर्स, रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज को यहां पर अलाउ किया गया, और इन्होंने क्या किया, लोगों को फोर्स या ग्रीडफुली आपको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, फोर्स मतलब ठीक है, तुम्हारा लोन वोन क्या करते हैं ना, कि बाई ग्रीड मतलब ठीक है तुम्हारा लोन माफ करवा देंगे, तुमको और पैसा दे देंगे, चलो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो। और फोर्स मतलब जबरदस्ती, जो भी स्थानीय देवता हुए सिंह बोंगा उन सब की आपको बुराई करेंगे और जीसस क्राइस्ट को बहुत महान दिखाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था। और मोकरी ऑफ द लोकल गॉड सच एज मरांग बुरु, इनके एक लोकल गॉड थे मरांग बुरु, उनका बार बार उपहास उड़ाया गया और बोला गया कि भाई ये कोई काम का देवता नहीं है, असली देवता तो जीसस क्राइस्ट ही है, उनकी शरण में आओ। तो किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति बोला जाता है ना कि व्यक्ति अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है, अपने ईश्वर की नहीं। बार बार इनके लोकल डिटीज, स्थानीय देवताओं का आप मजाक उड़ाएंगे तो आपके खिलाफ क्या हो रहा होगा कि एक गुस्सा लोगों के मन में आएगा ही आएगा। सातवां पॉइंट ये लिखते हैं कि बर्धमान से लेकर के भागलपुर के बीच क्या किया जा रहा था ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेल लाइंस, इसको इन्होंने ऐसे दिखाया है, रेल लाइंस को ऐसे भी आप दिखा सकते थे। ठीक है, ये भी तरीका अच्छा है, बुरा नहीं है, जस्ट एक फर्दर हम आपको कुछ और सजेस्ट कर रहे हैं कि भागलपुर से बर्धमान के बीच रेल लाइंस बिछाई जा रही थी। इनके बिछाने के कारण लैंड को क्या किया गया, एक्विजिशन हुआ, उनकी जमीनों को छीन लिया गया। दूसरा, बॉन्डेड लेबर, लोगों को पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती रेल लाइनों में लगा दिया गया, उनका निर्माण करिए आप, आपको कोई ऐसा पैसा रुपया नहीं देंगे, खाने भर का आपको बस अनाज देंगे। और डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एट लार्ज स्केल, जो भी संथाल लोग थे ये अपने को वन पुत्र बोलते थे, वन इनके लिए अपने आप में एक जीवंत संकल्पना थी। एक मेरे एक एल्डर को अगर आप परेशान करोगे, अनावश्यक जंगल वंगल काटेंगे तो हमको दुख होगा। और इन्हीं 7 रीजंस के बिहाफ पर ये लोग क्या करते हैं कि एक बड़ा सा मूवमेंट खड़ा करते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ संथाल रिवोल्ट को ये करते हैं। अगला इन लोगों ने लिख रखा है रीजंस फॉर फेलियर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा गया था, क्वेश्चन का पहला पार्ट फिर से आएंगे। एक और अच्छा आपको स्ट्रेटजी बताते हैं, कभी भी ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिखेंगे ना तो 1-2 बार बीच बीच में क्वेश्चन पर दोबारा लौटेंगे, देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछ रखा है ना वही हम लिख रहे हैं या नहीं लिख रखे हैं। उदय तो इन्होंने बता दिया, अब ये असफलता बताएंगे कि क्यों ये मूवमेंट असफल हुआ। असफलता में देखिए ये क्या लिखते हैं, रीजंस फॉर फेलियर, मॉडर्न वेपन्स एंड मिलिट्री माइट ऑफ ब्रिटिश was superior to primitive and traditional weapons of tribal such as sword, bows and arrows, axes, etc. पहला चीज कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास मॉडर्न आधुनिक हथियार थे और उनकी मिलिट्री माइट जो संख्या बल था वो भी ज्यादा था कहीं ना कहीं संथालों के मुकाबले।
वॉज सुपीरियर टू, ये भी देखिए एक दो जगह पर ऐसे बॉक्स बना देने से चीजें बहुत क्लियरली दिख रही हैं, ठीक है, इस चीज को आप लोग भी क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। प्रिमिटिव, बहुत पुराने आदिम काल से जो आपके हथियार चले आ रहे थे, जैसे धनुष बाण हो गया, लकड़ी हो गया, आपको तलवार हो गया, तो कोई अंग्रेज आपको दूर से गोली मार रहा होगा ना, आपको वो इतना मौका ही नहीं देगा कि आप तलवार लेकर के उससे भिड़ने आइए। ये एक रीजन था कि इनका मूवमेंट फेल हुआ। और दूसरा, ये अनट्रेंड भी थे, ये कोई सिपाही तो थे नहीं, इनको मजबूर किया गया अंग्रेजों ने लड़ने भिड़ने के लिए, राइट, तो ये अनट्रेंड थे, और जबकि इनके जितने भी सोल्जर्स रहे होंगे वो ट्रेंड रहे होंगे। नेचर ऑफ द रिवोल्ट वॉज लोकलाइज्ड एंड स्कैटर्ड, स्थानीय एक छोटा मोटा आंदोलन था और बिखराव था, ठीक है। जैसे 1857 के रिवोल्ट में रेलवे के विकास और संचार सुविधाओं के विकास ने अंग्रेजों को बहुत मदद किया। और इसके बिहाफ पर क्या होता था कि कहीं पर अंग्रेज हार रहे होते होंगे ना, तो दूसरी जगह से रेल में भर करके सिपाही आ जाते होंगे। हाउएवर इनका जो रिवोल्ट था ये लोकलाइज था एंड स्कैटर्ड था, एक छोटे जगह पे लिमिटेड रिसोर्सेज से हम लड़ रहे हैं, वहीं अंग्रेजों के पास आपको असंख्य रिसोर्सेज रहे होंगे, ठीक है। स्कैटर्ड, बिखरा हुआ, 10 गांव में यहाँ लोगों ने रिवोल्ट किया, उसके बाद 20 गांव शांत है, उसके बाद फिर कहीं 4 गांव में रिवोल्ट हुआ, तो ये भी एक रीजन रहा होगा जिसके कारण कि ये रिवोल्ट आपको एज सच फलीभूत नहीं हो पाया। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, भारतीय सोसाइटी से एज सच इनको बहुत मदद नहीं मिला, क्योंकि उस समय राष्ट्रीयता की भावना विकसित नहीं हुई थी, राइट। तो लोगों को लगता था कि ठीक है, वहां 10 आदिवासी तो लड़ रहे हैं, उनको लड़ने भिड़ने दो, मरने दो। उनको ये नहीं पता था कि उन 10 लोगों के बाद अगला नंबर मेरा होगा, ठीक है। एक बहुत शानदार सा शेर है, किसी ने कह रखा है, किसी बड़े शायर का है, कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। अगर आप ये सोच करके खुश हो रहे हैं या न्यूट्रल बने हुए हैं कि अच्छा उसको मारा जा रहा है, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अगला नंबर फिर किसका हो रहा होगा, वो आपका ही हो रहा होगा। लैक ऑफ सेंट्रल प्लानिंग एंड नेशनल लीडर, कोई नेशनल लीडर वगैरह नहीं जुड़े हुए थे, और कोई सेंट्रल प्लानिंग, ये कोई एमबीए किए हुए लोग नहीं थे कि बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज करें। जिनको जहां पे भी जो भी लोकल हथियार, जो भी विद्रोह का तरीका समझ में आता था, उनको ये लोग करते थे, ठीक है। यहां पर जैसे एक दो लीडर्स का नाम लिखा हुआ है, अच्छी चीज है। अर्जुन मांझी साहब हजारीबाग में लीड कर रहे थे, गोरा मांझी आपको बीरभूम में लीड कर रहे थे, और वहीं सिद्धू और कान्हू तो आपको भोगनाडीह में कर ही रहे थे। तो ये सब कोई नेशनल लीडर नहीं थे, स्थानीय ही लीडर्स थे। रिवोल्ट लैग इफेक्टिव लीडरशिप आफ्टर द डेथ ऑफ द सिद्धू एंड कान्हू, ये भी बड़ा पॉइंट है। स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने बात किया था कि बढ़ेत नामक जगह पर क्या किया गया ना, कि फांसी दे दी गई, और उसके बाद क्या हुआ कि सिद्धू और कान्हू के मरने के बाद यह आंदोलन कहीं ना कहीं आपको कमजोर पड़ गया। तीसरा पार्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे हैं, वो भी इन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, दैट ऑल्दो दिस रिवेलियन कुड नॉट फुलफिल इट्स इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, हालांकि ये जो आंदोलन था इसने अपने आरंभिक लक्ष्यों को फुलफिल नहीं किया, पूरा नहीं किया। However, important changes were made as a result of the revolt, फिर भी अंग्रेजों को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करने पड़े। पहला चीज तो ये हुआ कि अब आप इस इलाके में संथालों को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो, उनको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, उनके अंदर बहुत असंतोष है, तो उसको भी कहीं ना कहीं आपको एड्रेस करना होगा। इसके लिए क्या किया गया कि संथाल परगना एक डिस्ट्रिक्ट अलग से बना दिया गया, दामिने कोह से अलग करके। इट वॉज संथाल डोमिनेटेड एरिया विच वॉज कार्व्ड आउट, एक अलग सा एरिया काट करके बोल दिया गया कि ठीक है, यहाँ पर संथालों के राइट्स को हम लोग थोड़ा ज्यादा रिकॉग्नाइज करेंगे। अगला संथाल परगना टीनेंसी एक्ट लाया गया 1876 का। ये क्या बातें करता है कि प्रोहिबिट्स द सेल ऑफ द ट्राइबल लैंड टू द नॉन ट्राइबल पीपल। ट्राइबल लोगों को लगता था कि मेरी जमीनें दीकुओं को दी जा रही हैं, तो इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, ये एक्ट आप लोग भी अपने आंसर में जरूर लिखिएगा, 90% लोग नहीं लिखते हैं। संथाल परगना टीनेंसी एक्ट 1876, हिंदी में लिखना है तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876। इसमें बोल दिया गया कि ट्राइबल लोगों की जमीन नॉन ट्राइबल्स को नहीं दी जाएगी। इनका जो भी पॉलिटिकल सिस्टम था उसको रिस्टोर कर दिया गया, दैट माझी जो कि उनके गांव का प्रमुख होता था, विलेज हेड, was restored and was given police related powers and he was responsible for the collection of the land revenue।
न सिर्फ मांझी सिस्टम को रिस्टोर किया गया, बल्कि अंग्रेजों को समझ में आया कि आम जनता और अपने बीच एक आप मध्यस्थ को रख लो, मांझी को, और उसी को बोल दो, चूंकि वो स्थानीय आदमी है, उसकी पहुंच, उसका प्रभाव स्थानीय लोगों पर ज्यादा है, उसी को बोल दो कि यार ठीक है, तुम्हारे गांव के लोगों को हम परेशान नहीं करेंगे, तुम ही इतना जो है सो कि टैक्स कलेक्ट करके हम तक पहुंचा दो। तीसरा पॉइंट देखिए, बॉन्डेड लेबर को कंप्लीटली बैन कर दिया गया। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था कि रेल लाइनें बिछाने के क्रम में वर्धमान जिले तक क्या किया जाता था कि लोगों से बॉन्डेड लेबर का भी काम लिया जाता था। खूटकुटी सिस्टम, जॉइंट ओनरशिप ऑफ द लैंड बाय द ट्राइबल लीनेज वाज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड। वहां पर एक खूटकुटी सिस्टम चलता था जिसके अंतर्गत जो जमीन के पट्टे होते थे उसके ऊपर किसी एक आदमी का नाम नहीं लिखा होता था। जमीन को क्रय विक्रय की चीज इस देश में यूरोपियंस ने बनाया और स्पेसिफिक होकर के अंग्रेजों ने बनाया। अंग्रेज जाकर के बोलते थे कि उस जमीन का कागज दिखाओ, गांव के लोग बोलते थे यार कागज तो ऐसा मेरे पास नहीं है, ये जो जमीन है कलेक्टिवली पूरे गांव की है। जिसको जहां समझ में आता है, हमारी जनसंख्या कम है, संख्या कम है, हमारी जमीन दुनिया भर की पड़ी हुई है, जिसको जहां समझ में आता है वो वहां पर क्या करता है, खेतीबाड़ी कर लेता है। इस सिस्टम को फॉर्मली डिसओन कर दिया गया था। खूटकुटी सिस्टम को जो था जॉइंट ओनरशिप ऑफ द लैंड, उसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया कि अंग्रेजों को भी लगा कि ठीक है भाई, हमको तो लैंड रेवेन्यू से मतलब है ना, उस जमीन पर तुम खेती करो, तुम करो या तुम करो, दैट इज नन ऑफ माई कंसर्न। ठीक है, इन्होंने कंक्लूजन के तौर पर एक सिग्निफिकेंस भी लिखा है, विच इज सच अ गुड थिंग। और सिग्निफिकेंस में देखिए इन्होंने 2-3 बातें लिख रखी हैं, ऐसा ही कुछ आप भी लिखें तो चीजें बेटर होंगी। सिग्निफिकेंस, इसको आप कंक्लूजन मान सकते हैं, इट ऑल्सो हैड अ इंस्पिरेशनल इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसने हमारे बृहत्तम राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रभावित किया, उसके लिए प्रेरणा उपलब्ध कराई कि अगर ये भोले भाले निरीह आदिवासी लोग इतने अच्छे सक्षम तरीके से एक मूवमेंट को खड़ा कर सकते हैं, अपनी मांगे मनवा सकते हैं, ये खुटकुटी सिस्टम या माझी सिस्टम जो हम लोगों ने देखा, तो हम लोग भी अगर संगठित होकर के अंग्रेजों से लड़ेंगे तो हम लोग भी जो डिजायर्ड आउटपुट है उसको हासिल कर सकते हैं। वीमेन पार्टिसिपेशन, वीमेन वेर इक्वल पार्टिसिपेंट्स ऑफ द रिवोल्ट, जो आंदोलन था उसमें महिलाएं भी समान रूप से सहभागी थी। नाम भी लिखा हुआ है फूलो और झानो का, जो कि सिद्धू और कान्हू की सिस्टर्स ही थी। इनके नाम पर झारखंड में भी योजनाएं भी चलाई जाती है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है, क्योंकि 30 जून को क्या हुआ था ना कि भोगनाडीह में इन लोगों ने ग्रेट असेंबली की थी 1855 में, तो उसी को आज के तारीख में इट इज सेलिब्रेटेड एज द हूल दिवस बाय द झारखंड गवर्नमेंट। और ये किस चीज को सिंबलाइज करता है, ये करता है टू फाइट अगेंस्ट द एविल फोर्सेस। तो ये एक कॉपी बड़ी अच्छी लिखी हुई है। ठीक है, अगर हैंडराइटिंग थोड़ी और अच्छी होती, अगर नहीं भी है फिर भी इसमें आप देखेंगे कि पॉइंट बड़े शानदार लिखे गए हैं और एकदम अलग अलग करके लिखा गया है, मतलब कोई सोता हुआ आदमी भी इस आंसर को प्राइमा फेसी देख सकता है। तो ऐसा ही आंसर इस क्वेश्चन को आप लोग भी लिखेंगे। इसको अगर ऐसा आंसर लिखा हुआ है ना टू दी पॉइंट और जो भी क्वेश्चन का डिमांड है वही बताया गया है, तो फिर 38 नंबर में 20, 22, 24, 25 मार्क्स कहीं नहीं गए हुए हैं। ठीक है, कोई इसमें बेकार की बात नहीं लिखी हुई है, सारी की सारी चीजें जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो बहुत प्रॉपरली बताया गया है और प्रॉपर ढंग में प्रेजेंट भी किया गया है, कहीं पर टेबल बना करके, कहीं पे कुछ चार्ट वार्ट बना करके, राइट। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग भी अपने बिहाफ पर लिखने का प्रयास करेंगे। जो हिंदी माध्यम के लोग हैं उनके लिए भी इस क्वेश्चन को हर सेंटेंस के बाद यथासंभव हम ट्रांसलेट किए ही हैं, इसको एक बार आप लिखने का प्रयास करेंगे। और हमारा जो भी ऑफिशियल चैनल है, जो भी हमारा ऑफिशियल नंबर है, उस पर अगर आप लोग व्हाट्सएप करेंगे तो आप लोगों की कॉपी को भी देख करके कुछ हम लोग फीडबैक बता सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। और आपके अगर कोई फ्रेंड सर्किल में भी लोग अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड कि इस वीडियो को एक बार आप शेयर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।